तो आपके हिंदी साहित्य में बीए फाइनल में आपके पेपर सेकंड चल रहा था, तो पेपर सेकंड में जो पिछली क्लास थी उसमें क्या चल रहे थे आपके अलंकार। जो पिछली क्लास थी उसमें आपके जो अलंकार चल रहे थे वो क्या हो गए थे, आपके कंप्लीट हो गए, यानी समाप्त हो गए थे। अभी पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में थोड़ी सामान्य से चर्चा करें हमें। जो अलंकार पढ़ाए थे आपको, तो उसमें अलंकारों की परिभाषा बताई थी आपको। एक तो परिभाषा हो गई थी आपके, और एक अलंकारों का महत्व हो गया था, और एक आपके अलंकारों के प्रकार हो गए थे। कौन कौन से अलंकार थे? शब्द अलंकार और अर्थालंकार। और शब्द अलंकार कौन कौन से थे वो चर्चा हो गई थी आपके, और अर्थालंकार कौन कौन से उनकी चर्चा हो गई थी। यानी कुल मिला के क्या बात है कि आपका जो अलंकार का टॉपिक था वो क्या हो गया था पिछली क्लास में समाप्त। अब इसमें जैसे शब्द, एक तो शब्द अलंकार हो गए, एक क्या हो गया अर्थालंकार, और एक था आपके शब्दा। तो जो शब्द के माध्यम से क्या होना चाहिए, काव्य में चमत्कार होना चाहिए, इसमें अर्थ के माध्यम से आना चाहिए परिवर्तन। तो ये दो चीज़ें हमने क्या कर ली थी उस क्लास में कंप्लीट कर ली थी। और एक शब्द अलंकार में अपने जैसे अनुप्रास, एक था आपके यमक, एक था आपके श्लेष, और एक था पुनरुक्ति। इनकी क्या हो गई थी, चर्चा हो गई। श्लेष में जैसे वर्णों की आवर्ती होती थी, इसमें शब्द की आवर्ती होती थी। श्लेष में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते थे, और पुनरुक्ति प्रकाश में शब्द की आवर्ती होती थी, लेकिन अर्थ क्या होता था, सेम। यानी अगर अन्विति यानी अब उसको तोड़ो आप तो भी अर्थ क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो ये बातें अपने किसके अंतर्गत हो गई थी, शब्द अलंकार के अंतर्गत है। अब बात होती है अर्थालंकार की। तो अर्थालंकार में आपके एक तो विभावना, एक आपके हो गया था उपमा, एक हो गया था आपके रूपक, और एक हो गया था उत्प्रेक्षा। ये किसके अकॉर्डिंग हो गए थे आपके अर्थालंकार में। विभावना यानी बिना कारण के ही, कारण नहीं है फिर भी कार्य क्या हो जाता था, संपन्न हो जाता था। वो वहाँ पे कौन सा अलंकार था, आपके विभावना। उपमा में आपके 4 अंग बताए थे मैंने, चारों अंग। यानी उपमा में दो वस्तुओं में क्या करते हैं, तुलना करते हैं, यानी समानता दर्शाई जाती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की समानता दर्शाई जाए, और जो दर्शाई जाती है अंग कितने थे, इसके 4 अंग थे, जिसके माध्यम से हमने क्या दर्शाया था आपके सामने, उपमा अलंकार। अब बात होती है रूपक की। रूपक में क्या, दोनों वस्तु क्या कर दिया था, एक कर दिया जाता था उनको। उपमान और उपमेय को क्या कर दिया जाता था, अभिन्न, यानी एक ही कर दो। यानी उपमेय पर उपमान का क्या कर देते थे, आरोप लगा देते थे। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार था, रूपक। और उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की क्या करते थे, संभावना या कल्पना। यानी जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता था, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये सारा सब कुछ आपके जो पिछले वाली क्लास से हुई थी आपके काव्य शास्त्र के अंतर्गत, ये क्योंकि आपके कौन क्या चल रहा अभी, काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र चल रहा है आपके फाइनल में सेकंड पेपर में। उसमें आपके अलंकार चला था, पहला टॉपिक कौन सा चला था, अलंकार। अब अलंकारों में हमने सारा जो भी आपके सिलेबस अकॉर्डिंग थे वो हमने सब पढ़ लिए। अब बात आगे करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, यानी जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी चर्चा आज करेंगे। तो आज अब आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शब्द शक्ति। कौन सा टॉपिक है, शब्द शक्ति। अब बात करते हैं आपके आगे शब्द शक्ति। किसकी बात करते हैं आज, शब्द शक्ति की। अब बात करते हैं शब्द शक्ति की। तो शब्द शक्ति क्या होती है, तो शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है, शब्द शक्ति का अर्थ क्या है। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो आपके शब्द शक्ति टॉपिक है नेक्स्ट, तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं। अब शब्द शक्ति आपके 2 शब्दों से मिलकर बनी है। ये एक तो हो गया शब्द और एक हो गया शक्ति, यानी 2 शब्दों से मिलकर क्या बनी है, शब्द शक्ति। तो शक्ति का अर्थ क्या हो गया आपके, अर्थ। शक्ति से क्या लोगे आप, अर्थ लोगे। शक्ति का मतलब क्या हो गया, अर्थ। यानी जो शब्द शक्ति है, यानी जो शब्द में निहित अर्थ है उसका मालूम करना ही क्या कहलाता है, शब्द शक्ति कहलाता। यानी शब्द शक्ति की परिभाषा हो गई आपके शब्द में निहित, क्या हो गया,
शब्द में निहित कार्य व्यापार को ही शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द शक्ति किसे कहते हैं? यानी शब्द के अंदर जो निहित कार्य व्यापार है उसको क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि जिस शब्द शक्ति के माध्यम से या जिसके माध्यम से हम क्या करें, शब्द के माध्यम से या जिस कार्य व्यापार के माध्यम से हमने को क्या मालूम चले, अर्थ का भाव या अर्थ का बोध हो वहाँ पे, तो उसे क्या कहेंगे? शब्द शक्ति। क्या कहेंगे? शब्द शक्ति। तो इसकी परिभाषा हो गई, शब्द में निहित, शब्द में निहित कार्य या व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द में निहित कार्य व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द में जो क्या है, निहित अर्थ कार्य व्यापार है, उसको क्या कहेंगे आप? शब्द शक्ति। क्या कहेंगे उसे? शब्द शक्ति। कहने का मतलब है कि जो शब्द में शक्ति है, शक्ति बताया था ना आपको, शब्द के शब्द प्लस शक्ति, तो शक्ति का अर्थ क्या था? शक्ति का किसके रूप में प्रयोग करते हैं? अर्थ के रूप में। किसके रूप में प्रयोग करते हैं शक्ति को? अर्थ के रूप में। यानी शब्द में निहित कार्य व्यापार, यानी जो शब्द है उसकी जो शक्ति क्या है, उसका अर्थ, यानी उसकी शक्ति किस में निहित है? अर्थ में। यानी जो शब्द का अर्थ होगा उसी में शब्द क्या निहित है? उसकी शक्ति निहित है। यानी जो शब्द होगा आपका, तो शब्द को आपके अलग अलग दिशाओं में अलग अलग अर्थ होगा। शब्द का क्या होगा? अलग अलग। अगर आप सामान्य रूप से उसका अर्थ लोगे तो वो सामान्य अर्थ आएगा। अगर आपका उसको गुणों के आधार पर उसका अर्थ लोगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका अलग गुणों के आधार पर अर्थ हो जाएगा। अगर आप उसको व्यंग्य के आधार पर लोगे तो उसका क्या हो जाएगा? अर्थ अलग हो जाएगा। यानी शब्द के प्रयोग के आधार पर अलग अलग अर्थ हो जाएंगे। यानी जिस अनुसार आप उसको प्रयोग करेंगे उसी अनुसार उसका क्या होगा? अर्थ निकल के आएगा। यानी जो शब्द में निहित कार्य व्यापार है, यानी उसका जो कार्य है, जो उसका शब्द का जो कार्य है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होती है? उसी के अकॉर्डिंग उसका अर्थ आएगा। यानी उसकी शक्ति है, ये शब्द की क्या है? शक्ति। यानी शब्द के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है कि उसके अर्थ में क्या हो जाए? फिर परिवर्तन हो जाए। वही क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। तो इसको नोट करते हुए चलना, आप नोट करते हुए साथ साथ चलना आपको। तो शब्द शक्ति की परिभाषा हो गई आपके कि शब्द में निहित कार्य व्यापार को ही शब्द शक्ति कहते हैं। यानी जो शब्द है तो उसकी क्या है? ये शक्ति, यानी जो उसका अर्थ है, तो उस अर्थ के आधार पर आप पता लगाओगे कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। यानी ऐसा कौन सा चमत्कार है शब्द में, वो आपको किसके माध्यम से मालूम चलेगा? शक्ति के माध्यम से। तो शब्द की शक्ति हो गई एक तरह से, कि शब्द में क्या हो गई? एक तरह से क्या हो गई? शक्ति हो गई। यानी उसके अर्थ में क्या हो गई? एक शक्ति हो गई, कि जिससे वो क्या, उसके अर्थ में सारा क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। यानी प्रयोग करोगे आप शब्द का अलग अलग जगह, तो अलग अलग जगह उसका प्रयोग क्या हो जाएगा? अर्थ क्या हो जाएगा? अलग अलग। जैसे मान लो एक उदाहरण देता हूँ आपको, उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपके ये मान लो, गधा घास चर रहा है। ये उदाहरण हो गया आपके सामने। क्या हो गया? गधा घास चर रहा है। तो ये सामान्य बात होगी ना, गधा क्या कर रहा है? घास चर रहा, बिल्कुल सामान्य बात हो गई है। अब जैसे मान लो आपको, अगर इसको हम ये लिखे, मोहन गधा है। क्या है? मोहन गधा है। क्या हो गया? मोहन गधा है। अब इसी को हम अगर फेर के ऐसे लिख दें, कैसे? देश में गधे तो घास, देश में गधे तो घास चर रहे हैं। देश में गधे तो घास चर रहे हैं।
लेकिन देश में गधे तो क्या कर रहे हैं, देश में गधे तो घास चर रहे हैं, लेकिन बट घोड़े भूखे मर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि अब एक ही वाक्य है अपना, उसको अलग अलग फेर के कर दिया आपने कि गधा घास चर रहा है। सामान्य सी बात हो गई, भाई गधा क्या कर रहा है, घास चर रहा है। तो आप किसी को भी बोलोगे कि मैदान में गधा चल रहा है या गधा घास चल रहा है, तो सबकी समझ में आएगा, हाँ भाई कोई पशु है वो क्या कर रहा है कि घास चल रहा। अगर इसी वाक्य को हम फेर के बोले कि मोहन गधा है, अब इसको हमने क्या कर दिया, फेर के बोल दिया ना। अब इसी को हमने इसकी क्या प्रकृति में चेंज कर दिया, मोहन गधा है, तो क्या अर्थ में चेंज हो गया ना यहाँ पे। तो मोहन गधा है, तो यहाँ पे तो सामान्य पशु के लिए आ रहा था ये, अब किसके लिए आ गया, मोहन गधा है। तो कहने का मतलब मोहन गधा है क्या, कोई पशु है क्या मोहन, नहीं, मोहन पशु नहीं है। तो फिर क्या है, मोहन है। तो मोहन तो क्या है, एक मनुष्य है, लेकिन इस वाक्य के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मोहन गधा है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग, इसके अर्थ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मोहन गधा है, यानी गधा तो नहीं किंतु गधे जैसे लक्षण है उसमें। क्या है, गधे जैसे लक्षण है, यानी उसके गुणों के आधार पर हमने उसे क्या कह दिया, मोहन गधा है, यानी उसके गुणों के आधार पर बोल दिया हमने मोहन को। किसके आधार पर बोल दिया, उसके गुणों के आधार पर। तो गुणों के आधार पर उसको हम क्या कहते हैं, मोहन एक गधा है, यानी तो मोहन गधा तो नहीं है, लेकिन गधे जैसे क्या हो गए उसमें लक्षण है, यानी गधे जैसे गुण है मोहन के अंदर। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट उदाहरण है आपका, देश में गधे तो घास चर रहे हैं, यानी गधे तो क्या कर रहे हैं, घास चर रहे हैं, लेकिन घोड़े भूखे मर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई गधे तो घास चर रहे हैं और घोड़े भूखे मर रहे हैं। तो ये सामान्य लोग आप तो सामान्य जैसे में जिसमें गधा तो घास चर रहा है और घोड़े भूखे मर रहे हैं, यानी भाई गधे तो घास चर रहे हैं और घोड़े भूखे मर रहे हैं, लेकिन तो नॉर्मल सी बात हो गई। लेकिन अगर आप इसका व्यंग्य के आधार पर देखोगे, यानी इसमें जो मैन जो अर्थ है इसका, यानी जिसकी तरफ ये संकेत कर रहा है वाक्य, वो क्या है कि देश में गधे तो घास चर रहे, यानी गधा किसके लिए लिया जाता है यूज, यानी जो किसी भी काम का नहीं हो, यानी जिसको आप कोई भी काम करा लो, यानी वो एक ऐसे नहीं ठहराओ। तो देश में गधे तो यानी जो बेवकूफ़ आदमी तो क्या कर रहे हैं, घास चर, यानी बेवकूफ़ों के तो क्या हो गए, मजे हो गए, क्या हो गए, बेवकूफ़ लोगों के तो क्या हो गए, मजे हो गए। लेकिन घोड़े भूखे मर रहे हैं, यानी जिसमें योग्यता है वो तो, जिसमें योग्यता है, यानी जिसमें योग्यता वो तो क्या खाली है, यानी वो तो भूखे मर रहा है, और जिसमें योग्यता ही नहीं है वो क्या हो गया, वो उसका पेट भर रहा है। यानी जिसमें योग्यता नहीं है उसको तो काम मिल रहा है, और जिसमें योग्यता है उसको काम नहीं मिल रहा, यानी योग्यता के अकॉर्डिंग काम न मिलना, यानी इसमें कोई योग्यता ही नहीं है और फिर भी ये क्या कर रहा है, मजे कर रहा है, यानी इसको काम मिल रहा है, और इसको योग्यता होते हुए भी क्या है, ये काम नहीं मिल रहा। कहने का मतलब यानी योग्यता होते हुए भी आपने ऐसे हो और योग्यता नहीं होते हुए भी आप क्या हो, ये हो। तो कहने का मतलब है कि इसमें व्यंग्य के आधार पर आपको अर्थ लगाना पड़ेगा कि देश में गधे तो घास चर रहे, यानी जो मिटल लेते हैं या जिनको सोचने समझने की शक्ति नहीं है वो तो आगे बढ़ रहे, और जिनमें सोचने समझने की शक्ति है वो क्या हो गए, पीछे रह गए, यानी जिनकी जो योग्य हैं वो तो क्या रह गए, पीछे रह गए, जो अयोग्य व्यक्ति तो वो कहाँ पे पहुँच गए, आगे। जैसे अपने राजनीति की बात करें तो इसमें जैसे बहुत सारे अयोग्य लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, राजनीति में पहुँच जाते हैं, लेकिन योग्य लोगों को वहाँ पे जाने का मौका नहीं मिलता। तो ये बात है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि शब्द में निहित कार्य व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। अब शब्द शक्ति के अकॉर्डिंग देख लो आपने, एक तो गधा ये सामान्य हो गया, एक गधा मोहन के लिए प्रयोग हो गया, और एक गधा देख लो ये हो गया। तो तीनों में सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अर्थ अलग अलग हो गया, यानी जैसी सिचुएशन होगी उसी के अनुसार इसका क्या होगा, अर्थ लगाओगे। यानी शब्द की जैसी स्थिति होगी उसी अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, उसका अर्थ लगाना पड़ेगा। तो यानी शब्द के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, उसका अर्थ लगाना पड़ेगा। यानी यही तो क्या हो गई, एक शब्दों के प्रयोग की शक्ति हो गई। क्या हो गई है, एक शब्द शक्ति का प्रयोग करना, यानी शब्दों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, एक शब्द शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं।
तो शब्द शक्ति क्या हो जाएगी, इस प्रकार से शब्द शक्ति हो जाएगी। यानी अगर शब्द में हम उसके अर्थ में परिवर्तन करेंगे, यानी शब्द के अर्थ में कोई चमत्कार लाएंगे, तो किसके माध्यम से लाएंगे, शक्ति के माध्यम से। यानी शब्द में क्या डाल दिया हमने, एक विशेषता डाल दी, जिसके माध्यम से उसके अर्थ में क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी शब्द को इस हिसाब से प्रयोग करो आप, इस हिसाब से करो कि उसमें अर्थ में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। तो यानी शब्द शक्ति, यानी शब्द में निहित कार्य व्यापार को ही शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द का जो अर्थ है तो वही क्या कहलाती है, उसकी शक्ति कहलाती है। यानी उसी के अकॉर्डिंग, यानी उसके अर्थ के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। यानी शब्द में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने अर्थ के आधार पर बहुत सारी बात को क्या कर देता है, वो दर्शा देता है। अब आगे बात करते हैं शब्द की। अब शब्द की बात करते हैं आगे। तो शब्द का क्या हो गया, एक ये वर्णों का समूह है। किसका, वर्णों का समूह है। किसका समूह हो गया, शब्द वर्णों का समूह है। अब वर्णों का समूह कैसे हुआ ये, जैसे मान लो ये आ गया आपके सामने कै, मैं और ये हो गया ल। क्या हो गया, कै, मैं और ल। अब इनसे मिलके क्या बन जाएगा, कमल। क्या बन गया, कमल। यानी शब्द क्या हो गया, एक वर्णों का समूह है। एक बात होती है अर्थ की, किसकी, अर्थ की। अब अर्थ की बात करें तो ये हो गया आपका कमल। अब इसका अर्थ हो जाएगा सरोवर में, सरोवर में खिलने वाला पुष्प विशेष। क्या हो गया ये, यानी शब्द क्या है, वर्णों का समूह होता है। एक किसका समूह होता है, वर्णों का। जैसे कै, कमल हो गया तो कै में 3 वर्णों का मेल है, कै प्लस मैं प्लस ल। यानी तीनों वर्णों के समूह से कौन सा शब्द बन गया, कमल है। अब बात करें इसके अर्थ की, किसकी, अर्थ की। तो ये तो वर्णों का समूह हो गया सब। तो अब इसकी शक्ति, यानी इसका अर्थ क्या हो गया, अभी ये तो शब्द हो गया कमल, तो क्या हो गया, शब्द। अब बात हो रही इसकी शक्ति की। शक्ति यानी इसमें कौन सा अर्थ निहित है, भाई इसमें कौन सा अर्थ निहित है। तो सरोवर व कमल, सरोवर में, यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सरोवर में क्या आएगा यहाँ पे, सरोवर में खिलने वाला पुष्प विशेष। यानी जो आपके सरोवर, यानी जो क्या होता है, तालाब। तो तालाब में क्या होता है, जो खिलने वाला एक पुष्प विशेष, यानी जो जैसे पानी में या तालाब में क्या खिल रहा है, आपके जो कमल खिल रहा है, वो कमल विशेष क्या हो गया यहाँ पे, वो हो गया वो पुष्प विशेष। यानी जो फूल खिलता है वो कौन सा हो गया, कमल। यानी जो कमल का फूल खिल रहा है तालाब में, वो अर्थ हो गया इसका कमल का। यानी सरोवर में खिलने वाला फूल होता है वो क्या होता है, कमल। तो कमल विशेष यानी जो फूल विशेष है उसका वर्णन है यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, शब्द के एक तो हो गया वर्णों का समूह और एक होता है उसका अर्थ। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं शब्द के प्रकार की। तो शब्द के प्रकार हो गए वाचक, एक हो गया, वाचक, लक्षक और व्यंजक। ये शब्द के क्या हो गए, प्रकार। एक तो वाचक हो गया, वाचक में आप लोगे वाच्यार्थ। क्या लोगे, वाच्यार्थ। इसमें लोगे आप लक्ष्यार्थ, और इसमें लोगे व्यंग्यार्थ। कहने का मतलब शब्द के प्रकार हो गए, तो वाचक हो गया, एक लक्षण हो गया और व्यंजक हो गया।
तो वाचक का मतलब होता है सामान्य, क्या होता है, सामान्य और लोक प्रचलित अर्थ, यानी जो इसका वाच्यार्थ होगा वो क्या होगा, सामान्य होगा। क्या होगा, सामान्य या लोक प्रचलित अर्थ। यानी कोई सब, जैसे वो अभी लिखा था ना आपको 3 उदाहरण है, तो उसमें जो पहले वाला उदाहरण था ना आपके, गधा घास चर रहा है, तो वो कौन सा अर्थ हो जाएगा उसमें, वाचक, यानी वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वाचक, और उसमें अर्थ हो जाएगा उसका सामान्य। यानी जो सामान्य अर्थ लोगे आपके मैदान में गधा चल रहा है, तो सामान्य सी बात होगी कि कोई मैदान है और उसमें क्या गधा घास चल रहा, तो वो क्या हो जाती है, सामान्य सी बात होगी, यानी जो लोक प्रचलित अर्थ है। यानी आप किसी से पूछोगे तो वही, जैसे मान लो यहाँ पे सामने गधा चल रहा है, कोई गधा चल रहा है सामने, तो आप किसी से पूछोगे तो क्या पूछोगे, तो सभी क्या बोलेंगे कि ये मैदान में, पूछोगे आपके मैदान में क्या हो रहा है। अगर मान लो कोई मैदान में गधा चल रहा है और आप पूछोगे कि मैदान में क्या हो रहा है, तो सभी क्या बोलेंगे सामान्य रूप से, ये गधा चल रहा है मैदान में, क्या कर रहा है, गधा घास चल रहा है ये। तो आप किसी से पूछ लो ये की बात कहेंगे, यानी जो सामान्य अर्थ हो, यानी लोक प्रचलित, यानी सामान्य और लोक प्रचलित अर्थ हो, वो किस में आएगा, वाचक में। किसके अकॉर्डिंग आएगा, सामान्य और लोक प्रसिद्ध अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ, वो आएगा वाचक में, यानी उसका वाच्यार्थ क्या होगा, सामान्य होगा, लोक प्रचलित होगा। अब बात होती है लक्षण, किसकी, लक्षण यानी लक्ष्यार्थ की। तो इसमें बात करें आप, तो इसमें किसके आधार पर लेना पड़ेगा अर्थ, गुण के आधार पर, यानी लक्षक में किसके आधार पर लेना पड़ेगा, लक्षण में गुण के आधार पर। तो कहने का मतलब, जैसे अभी एक उदाहरण बताया था आपको, नेक्स्ट उसी के आगे मोहन गधा है, क्या बताया था, मोहन गधा है, तो उस उदाहरण को आप इससे कंपेरिजन करो, किससे, लक्षक से, तो वो कौन सा शब्द हो गया, लक्षण, यानी लक्षण से संबंधित हो गया वो। तो लक्षण से संबंधित यानी कि मोहन गधा है, तो मोहन गधा तो नहीं, किंतु क्या है, गधे जैसा, यानी गधे जैसे क्या है, उसमें गुण है। तो इसमें किसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा आपको, गुणों के, गुण या लक्षणों के आधार पर लेना पड़ेगा आपको लक्षण का अर्थ। अगर आपको उसको इस अकॉर्डिंग लोगे अर्थ को, तो वो कौन सा आ जाएगा, कौन से प्रकार में आ जाएगा शब्द के, यानी शब्द का वो कौन सा प्रकार हो जाएगा, लक्षण वाला प्रकार, कौन सा प्रकार हो जाएगा, लक्षण वाला, यानी तो उस जिसमें आप गुण के आधार पर अर्थ ग्रहण करो, वो कौन सा प्रकार हो जाएगा, लक्षण वाला। तो जैसे वो उदाहरण था आपके सामने कि मोहन गधा है, तो मोहन गधा है, तो कोई गधा जो पशु होता है गधा, वो थोड़ी है मोहन, नहीं है ना वो। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको किसके आधार पर लेना पड़ेगा, लक्षण, यानी गुण के आधार पर। किसके आधार पर लेना पड़ेगा आपको अर्थ, गुण के आधार पर। तो गुण के आधार पर आप अर्थ लोगे, तो वहाँ पे क्या लोगे आप, कि मोहन तो गधा है, यानी मोहन गधा तो नहीं किंतु गधे जैसा है, यानी गधे जैसे क्या हो गए, उसमें गुण है, यानी उसके गुण किसके समान है, गधे के समान है, वैसे वो गधा तो नहीं है। तो नहीं किंतु आना चाहिए, उसमें क्या आना चाहिए, तो नहीं किंतु, यानी मोहन गधा तो नहीं किंतु गधे जैसा है। अब बात होती है आगे किसकी, व्यंजक की, यानी व्यंग्यार्थ। किसकी बात होती है, व्यंग्यार्थ की। हाथों हाथ क्या करना, आप इसको नोट करते हुए चलना, हाँ साथ के साथ क्या करना, आपको नोट करते हुए भी चलना है। अब बात होती है व्यंग्य की, किसकी होती है, व्यंजक। अब व्यंजक शब्द क्या होता है, एक अलग ही अर्थ निकलता है इसमें सबसे, क्या होगा, अलग ही अर्थ आएगा। अब वो कैसे आएगा, जैसे मान लो आपके कोई भी वाक्य है, उसका जो लोक प्रचलित अर्थ होता है इसमें, तो इसमें आप गुणों के आधार पर अर्थ लोगे, और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये कौन से काव्य के अंतर्गत आता है, ये ध्वनि, ध्वनि काव्य, यानी ध्वनि के आधार पर अर्थ लेना पड़ेगा, यानी व्यंजक, यानी व्यंजना के आधार पर या व्यंग्य के आधार पर को आपको इसमें कौन सा तीसरा यानी अलग ही अर्थ लेना पड़ेगा। यानी ना तो आप सामान्य अर्थ ले सकते हो, या सामान्य अर्थ भी आ जाए आपके लग, ये भी अर्थ आ जाए, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई तीसरा अर्थ निकले, इसके अलावा भी अगर कोई तीसरा अर्थ निकलता है, तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, आपके व्यंजना यानी व्यंजक, यानी इस शब्द के इस प्रकार के अकॉर्डिंग वो आएगा व्यंजक। व्यंजक का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपके उदाहरण दिया था मैंने लास्ट वाला, कि देश में गधे तो घास चर रहे हैं, देश में गधे तो घास चर रहे हैं, और घोड़े भूखा, और घोड़े क्या करें, भूखे मर रहे हैं, यानी गधे तो घास चर रहे हैं और घोड़े भूखे मर रहे हैं। तो सीधी बात है, गधा तो घास चर रहा है और घोड़े भूखे मर, तो उसमें क्या आपको तीसरा अर्थ लेना पड़ेगा,
नहीं, तो क्या है, कहने का तरीका हो गया, नहीं एक शब्द की क्या हो गई, वो शक्ति हो गई, यानी उस शब्द की ऐसी शक्ति हो गई कहने की कि जिससे उसका क्या हो, अर्थ में परिवर्तन हो। यानी उस शक्ति के माध्यम से अगर आप अर्थ का मालूम चलाओगे तो उसमें अर्थ क्या जाएगा कि जो योग्य था वो तो क्या कर रहा है, उसको तो लाभ मिल रहा नहीं है, और अयोग्य व्यक्ति को क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। अपने यानी अपने देश में योग्य व्यक्तियों को जो उनको लाभ मिलना चाहिए था वो तो मिला नहीं, और अयोग्य व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए था उसको अपनी योग्यता से भी ज़्यादा क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अपनी योग्यता से भी कम अपने को लाभ मिलना, यानी जो योग्य था उसको तो लाभ उसकी योग्यता के अनुसार मिल रहा नहीं है, और जो अयोग्य था उसको योग्य से भी ज़्यादा क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि शब्द के कितने प्रकार हो गए, वाचक, लक्षण और व्यंजक। अब आगे चलते हैं इसमें। अब आगे चलते हैं अर्थ। तो अर्थ किस हिसाब से लेंगे, अर्थ के प्रकार कौन कौन से हो गए, वो हो गया वाच्यार्थ, क्या हो गया, वाच्यार्थ। और 2 नंबर पे हो जाएगा आपका लक्ष्यार्थ, और 3 नंबर पे हो गया व्यंग्यार्थ। तो कौन कौन से अर्थ हो गया आपके, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। अब बात करते हैं इसमें आगे, ये किसके आधार पर हो गए प्रकार, अर्थ के आधार पर, शब्द के प्रकार थे, अभी अर्थ के प्रकार हो गए, वो किसके प्रकार थे, शब्द के। अब शब्द यानी अर्थ, तो ये किसके प्रकार हो गए, अर्थ के, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। अब बात होती है वाच्यार्थ क्या होगा, लोक प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध या प्रचलित अर्थ, प्रचलित अर्थ, लोक प्रसिद्ध या प्रचलित अर्थ आएगा किसमें, वाच्यार्थ में। तो वाच्यार्थ जो भी लोगे आप, तो उसमें कौन सा अर्थ लोगे, लोक प्रसिद्ध, यानी जो भी अपने लोक में या प्रसिद्ध है, यानी जिसको सुनते हैं आपको सभी के दिमाग में वही बात आए, यानी वो क्या हो जाएगा, एक लोक प्रसिद्ध अर्थ हो जाएगा, यानी जो प्रचलित हो अर्थ, यानी जिसको सुनते ही आपके दिमाग में आए। जैसे मैदान में गधा चला, सुनते ही सबके दिमाग में ये आएगा कि मैदान में कोई गधा है, वो क्या कर रहा है, घास चल रहा है। और लक्षण में क्या होगा आपके, गुण के आधार पर, तो यार कोई दूसरा अर्थ हो, या ऐसे ले लो दूसरा अर्थ, क्या हो जाएगा, दूसरा अर्थ। अब दूसरा अर्थ कैसे, जैसे लक्ष्यार्थ हो गया तो इसमें आपको दूसरा अर्थ लेना, जैसे राम गधा है, तो सामान्य तो राम तो गधा है, इसका अर्थ क्या होगा, राम तो गधा है, तो लेकिन गधा नहीं है, यानी उसका दूसरा अर्थ क्या लेना पड़ेगा, राम गधा तो नहीं है किंतु गधे जैसा है, यानी गधे जैसे क्या हो गए, उसमें गुण हो गए, क्या हो गए, गुण हो गए। तो गुण के आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे अलग यानी दूसरा ही अर्थ लेना पड़ेगा। कौन सा अर्थ लेना पड़ेगा आपको, गुण के आधार पर कोई दूसरा ही अर्थ लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लक्ष्यार्थ। अब बात करते हैं व्यंग्यार्थ की, तो व्यंग्यार्थ में क्या आएगा, अलग, अलग ही अर्थ, इसमें क्या आएगा, अलग ही आएगा अर्थ। कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर मान लो ये भी हो और ये भी हो, फिर भी यानी दोनों के होने के बावजूद भी अगर आपके सामने क्या आता है, तीसरा अर्थ आता है, यानी अलग ही अर्थ आता है, तो वहाँ पे क्या होगा, व्यंग्यार्थ, यानी अर्थ का कौन सा प्रकार होगा, वो व्यंग्य वाला। यानी एक तो आपकी वाच्यार्थ हो गया, एक लक्ष्यार्थ हो गया, और एक हो गया व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ में तो आपके लोक प्रसिद्ध अर्थ हो जाएगा, यानी जो प्रचलित अर्थ है, यानी जो सुनते ही सबके एक समझ में आता है, यानी जो सबके सुनते यानी जो रूढ़ हो गया उसके लिए, जैसे रूढ़ हो जाता है ना कोई अर्थ भाई, तो इसके लिए रूढ़ हो गया, जैसे मान लो मैदान में गधा चला, तो गधा चल रहा है, रूढ़ हो गया, नहीं लोक प्रचलित अर्थ हो गया कि अपने भाई मैदान में क्या चल रहा है, एक गधा चल रहा है, जिसको कोई लोकोक्ति मुहावरे हो गए, ये रूढ़ हो गया। जैसे कोई मुहावरा होगा कि 9-11 होना, भाई अपने मुहावरा हो गया जैसे 9-11 होना, तो लोक प्रचलित हो गया, तो 9-11 होना यानी भाग जाना, भाई तो सबको प्रसिद्ध है ना, कि जैसे आप मान लो किसी को पूछो कि 9-11 होना है, इसका अर्थ क्या होता है, सभी बोलेंगे कि भाग जाना, भाई 9-11 जाओ, यानी क्या करो, आप भाग जाओ। तो ये क्या लोक प्रसिद्ध अर्थ हो गया, क्या हो गया ये कि यानी रूढ़ी हो गई, एक परंपरा बन गई,
तो ये क्या हो गया, एक लोक प्रचलित क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो उसमें आप सभी क्या बोलोगे, 9 2 11 होने का भाई भाग जाना, यानी 9 2 11 होना यानी भाग जाना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे गुण के आधार पर अलग ही अर्थ लेना पड़ता है। जैसे कि राम गधा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि राम गधा हो गया, यानी राम गधा नहीं है वो, तो क्या हो गया, गधे जैसे हो गए, यानी गधे जैसे उसमें क्या हो गए, गुण हो गए। तो ये ध्यान रखना पड़ता है अपने को, यानी कि शब्द किस हिसाब से शब्द का प्रयोग हुआ है, तो शब्द के प्रयोग को आप क्या करो, उसके प्रयोग को, उसका किस हिसाब से प्रयोग हुआ उस हिसाब के या उसी अकॉर्डिंग उसका क्या आएगा, अर्थ आएगा, यानी उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका अर्थ लेना पड़ेगा। तो ये हमको क्या छोटी छोटी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तब भी हमको क्या समझ में आएगा ये कि ये वाच्यार्थ के आधार पर है इसका, या अर्थ लक्षण के आधार पर लिया गया है, या व्यंग्य के आधार पर इसका अर्थ निकल रहा है। तो वो सारी चीज़ें जब कब ध्यान पड़ेगी, हम जब हम उसके शब्द के वाक्य में प्रयोग को समझेंगे, यानी शब्द को आप जिस प्रकार जिस वाक्य में प्रयोग करोगे उसके उसी के अकॉर्डिंग उसका अर्थ क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। यानी उसकी जैसी प्रकृति होगी उसी प्रकृति के अनुसार ही आपको क्या लेना पड़ेगा, अर्थ। तो प्रकृति के अनुसार उसका अर्थ अपने आप ही चेंज होता जाएगा और उसी प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको अर्थ लेना है। तो उसकी अर्थ की प्रकृति क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। अब बात करते हैं व्यंग्यार्थ की, तो इसमें क्या अलग ही अर्थ आता है। जैसे उसमें एक उदाहरण बताया था आपको कि गधे तो घास चल रहे और घोड़े भूखे मर रहे हैं। तो बात सीधी बात है, एक नॉर्मल सी बात है, भाई गधा तो घास चल रहा है, ये घोड़ा है ये भूखे है, यानी घोड़ा तो क्या है भूखा है और ये गधा घास चला रही तो भूखे मर रहा है, एक नॉर्मल सी बात हो गई। अगर लक्षण के आधार पर अब इसमें अलग ही अर्थ लोगे तो अलग अर्थ ही होगा कि योग्य व्यक्ति, यानी योग्य व्यक्ति, तो ऐसे ही योग्य व्यक्ति को तो कोई लाभ भी नहीं मिल रहा भाई, जिसको लाभ मिलना चाहिए था उसको तो लाभ मिल ही नहीं रहा, और किसको मिल रहा है, योग्य व्यक्ति को लाभ मिल रहा। तो वो किस में आ जाएगा, व्यंग्यार्थ, यानी हमने एक अलग ही अपनी कल्पना, व्यंग्यार्थ भी कोई क्या कह सकते हैं, कल्पना भी कह सकते हैं, यानी अपनी कल्पना के आधार पर अलग ही अर्थ क्या करना पड़ता है, अपने को गढ़ना होता है। यानी अपनी कल्पना का, अपनी सूझबूझ का और अपनी कल्पना का और ये अपनी सूझबूझ से दिमाग लगा के और अपने को अलग ही क्या करना पड़ेगा, उसमें अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। तो अलग ही अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा, किसके आधार पर, अपनी सूझबूझ के आधार पर और अपनी कल्पना के आधार पर। तो ये सारा सब कुछ किस में होता है, व्यंग्यार्थ के अकॉर्डिंग। अब आगे चलते हैं। तो शब्द शक्ति में आपने इसकी परिभाषा देख ली और इसके शब्द के प्रकार देख लिए, अर्थ के प्रकार देख लिए। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग अब आगे बात करें हम शब्द शक्तियों की। तो अब बात होती है शब्द शक्तियाँ क्या होती है, बात हो गई शब्द के क्या प्रकार होते हैं, अर्थ के क्या प्रकार हो गए। अब आगे बात होती है शब्द शक्तियों की कि शब्द शक्तियाँ कौन कौन सी है, क्या है, क्या अर्थ है इनका, कैसे कैसे इनका वाक्य प्रयोग होगा, क्या होगा, वो सारा सब कुछ हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे अब आगे। अब शब्द शक्तियाँ, तो शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, 3। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। तो एक तो हो जाएगी आपके अभिधा, कौन सी हो जाएगी, अभिधा। और 2 नंबर पे आ जाएगी आपके लक्षणा, और तीसरे नंबर पे आएगी आपके व्यंजना। तो शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा में तो आप क्या करोगे, वो हो जाएगा आपके, कौन सा अर्थ लोगे अभिधा में आप, वाच्यार्थ। जहाँ पे वाच्यार्थ पढ़ा था हमने, वाच्यार्थ लिया था, वो किस में आता था, अभिधा में। या ऐसे भी ले सकते हैं हम इसको, और भी अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। जैसे हमने शब्द के और अर्थ के प्रकार पढ़े थे ना अभी पीछे, शब्द के और अर्थ के प्रकार, तो उस अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो, तो और भी अच्छे से आपके क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे अभिधा हो गई, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लेता हूँ वाचक, ले लिया वाचक, अब फिर आगे देखना तो समझ में आएगा आपके। फिर यहाँ से ले लेते हैं वाच्यार्थ, ले लिया, तो समझ में आएगा ना कि क्यों लिखा मैंने, ये समझ में आ गया कि आगे जो पढ़ा था ना हमने शब्द और अर्थ। तो ये तो हो गई शब्द शक्ति, वाचक यानी
जो शब्द के प्रकार के अकॉर्डिंग लिया था यानी वाचक किसके अंतर्गत आएगा, अभिधा के। और फिर अर्थ कैसा होगा इसका, वाच्यार्थ। वाचक अर्थ कैसा होगा, वाच्यार्थ। वाच्यार्थ किस में आता है, अभिधा में। तो समझ में आ गया ना सारा। अब उसी के अकॉर्डिंग जब इसको सेट करो अब आगे, तो क्या आएगा इसमें, ऐसे कैसे ही पढ़ा था ना अभी शब्दों के प्रकार में। अब ऐसे कैसे सेट करो, देखे एक बार इसको कर सकते हो क्या, मैंने ऐसे जैसे मैंने इसको अभिधा को किया ऐसे ऐसे, तो ऐसे कैसे कि क्या क्या आना चाहिए, देखो अपनी कॉपी में लिखो, बनाओ अपनी कॉपी में आगे, कौन कौन बनाता है, क्या क्या आएगा, इसी के अकॉर्डिंग लिखना है, मैंने आपको पहले बता दिया ये। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, इसमें आगे आपको भरना है, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ। लिख लिया क्या सबने, बनाओ अपने हिसाब से। चलो देखो एक बार इधर, तो लक्षण में कौन सा हो गया था आपके, ये लक्षण हो गया, बताया था शब्दों के अकॉर्डिंग। और इसमें कौन सा बताया था अर्थ के आधार पर, लक्ष्यार्थ। क्या बताया था, लक्ष्यार्थ। और इसी व्यंजना की बात होती है तो इसमें बताया था आपको मैंने व्यंजक। क्या बताया था, व्यंजक। और इसका अर्थ के आधार पर करोगे तो आप व्यंग्यार्थ। क्या करोगे, व्यंग्यार्थ। तो ये होगा अपने अभिधा शब्द शक्ति, यानी जो शब्द शक्ति है वो तो कितने प्रकार की होगी, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा में कौन सा शब्द आएगा, वाचक। लक्षणा में कौन से शब्द आएंगे, लक्षण वाले। व्यंजना में कौन से आएंगे, व्यंजक। इनका अर्थ किस प्रकार का होगा, वाच्यार्थ, इसका होगा लक्ष्यार्थ और इसका होगा व्यंग्यार्थ। अब बात होती है वाच्यार्थ की, किसकी होती है, वाच्यार्थ की। तो वाच्यार्थ में तो कौन सा अर्थ आएगा, लोक प्रचलित अर्थ। तो लोक प्रचलित अर्थ लोगे आप तो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, अभिधा। अगर आप लक्षण के या गुण के आधार पर अर्थ लोगे यानी लक्ष्यार्थ के आधार पर अर्थ ग्रहण करोगे तो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, लक्षणा। अगर आप व्यंग्यार्थ के आधार पर अर्थ ग्रहण करोगे तो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, व्यंजना। तो कहने का मतलब है अपनी जो तीन शब्द शक्तियाँ कैसे चलेगी, इस अकॉर्डिंग चलेगी। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। अब ये सब जो अब आपके एक आज शब्द शक्ति में प्रकार हो गए, शब्द शक्ति का मतलब शब्द शक्ति का अर्थ हो गया, शब्द के प्रकार हो गए, उसके अर्थ के प्रकार हो गए, और शब्द शक्ति कैसे कैसे हम शब्द शक्तियों का पता लगाएं, कैसे कैसे शब्द शक्ति में उसका अर्थ निकलता है, कैसे उसका वाचक शब्द बनता है, ये सारा सब कुछ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ऐसे कैसे इसको उतार लो, क्या कर लो आप, इसको ऐसे कैसे नोट कर लो। तो ये तो क्या हो गई, शब्द शक्तियों के प्रकार हो गए। क्या हो गए, शब्द शक्तियों के प्रकार। अब आगे जो भी आपके हम चर्चा करेंगे वो क्या करेंगे, जैसे आपकी तीन शब्द शक्तियाँ लिखाई थी ना मैंने, एक तो थी आपके अभिधा, एक थी आपके लक्षणा, और एक थी व्यंजना। तीन शब्द शक्तियाँ बताई थी मैंने आपको। तीनों के बारे में क्या करेंगे, अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी ना आपकी उसमें चर्चा करेंगे, कौन सी शब्द शक्ति से जो प्रकार हो गए ना शब्द शक्तियों की तीन है, तो तीनों प्रकारों की हम क्या है आगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे। उसमें विस्तार से क्या करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको इनकी परिभाषाएं बताएंगे, तीनों की अलग अलग परिभाषाएं बताएंगे। परिभाषा बताने के बाद में उनके उदाहरण बताएंगे और उदाहरणों के आधार पर आपको क्या करेंगे, इसको पूरे की पूरे समझा देंगे। उदाहरणों के आधार पर फिर अच्छे से आपके क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आपको कल क्या करेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।